नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री सुभाष जी यादव। सुभाष जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के। धन्यवाद मुले जी। किस तरह लगता है आप सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय, धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय, पिछले 3 दशक से देखा जा रहा है कि आपका नाम क्षेत्र क्रमांक 2 की राजनीति में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है क्योंकि आप एक कर्मठ कार्यकर्ता बतौर पहचाने जाते हैं। किस तरह लेते अपने जीवन को? आपका जन्म कहाँ हुआ है? माता पिता क्या करते थे? जन्म तो मेरा नंदानगर में हुआ जी। और माता जी खूब धार्मिक आयोजनों में जी। और अपने शुरू से ही कैलाश जी के और माता जी जो कैलाश जी के माता पिता जी जो रामायण मंडल से जुड़े थे, अयोध्या देवी विजयवर्गीय जी के संग, तो उनसे जुड़ी थी माता जी। और आज माता जी जो काकी जी छोड़ के गई हैं, जो रामायण मंडल महिला मंडल है जो जी। तो उसका नेतृत्व करती हैं। बहुत बड़ी बात है। और सुंदरकांड पाठ वगैरह की भी टीम है उनकी पूरी नंदानगर की, और रामायण मंडल की भी। और पिताजी का तो ऐसा था मुले जी की मिल में नौकरी थी जी। बहुत बढ़िया। तो अपन तो सरकारी स्कूल में ही पढ़े लिखे। बिल्कुल सही कहा। फिर माँ बाप का आशीर्वाद रहा जी। अच्छा, तो धीरे धीरे फिर अपन पढ़ाई तो खूब अच्छी करी अपन ने। और 8वीं फर्स्ट डिवीजन पास भी हुआ मैं। बहुत बढ़िया। बाकी फिर मुझे ऐसा लगा कि घर में परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं आगे आया और मैंने निर्णय लिया कि मैं पढ़ने के बजाय कुछ काम करना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं संघर्ष का वक्त कहा जाता था उन दिनों की बात की जाए, खास तौर से आज से 3 या 4 दशक पुरानी बातें आप हमसे शेयर कर रहे हैं। कितना रोमांचित करता है वो दौर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बोध आपके भीतर बहुत कम उम्र में आ गया था। क्योंकि व्यक्ति 8वीं क्लास यदि फर्स्ट डिवीजन से पास करता है तो उसके भीतर एक कुलबुलाहट होती है कि मैं एजुकेशन करके कोई बड़ा सा मुकाम हासिल करूँगा। लेकिन आपने खुद के सपनों को कहीं ना कहीं एक खूंटे पर रख दिया, यूँ साइड में रख दिया यूँ कहे, और अपने पारिवारिक कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले काम हाथ में थाम लिया। किस तरह का कार्य उन दिनों में आपने शुरुआत किया था? उस समय शुरुआत में मैंने अखबार बांटे। बहुत बड़ी बात है। फिर 90 रुपये महीना के अंदर जी कपड़े की दुकान पे नौकरी करने का प्रयास करा, मतलब मेरे पड़ोसी ने उनने लगाई जी। फिर मैंने कुछ पैसे की व्यवस्था करके 83 के अंदर मैंने खुद का काम किया, अपन कुछ करें, तो मैंने साइकिल की दुकान डाली जी। और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा जी। और उस समय फिर 100 साइकिल चली। यही मेरा कार्य क्षेत्र है सुकलिया जी। और यहाँ से मैंने 83 से मेरे जीवन की शुरुआत करी जी। और लगातार मैं मेहनत करता चला गया, सफलता मिली जी। खूब बड़ी अच्छी दुकान और व्यापार होने लगा जी। फिर धीरे धीरे मैं हमारे परमादरणीय कैलाश जी से जुड़ा जी। और उनके संग जुड़ के फिर वो कैलाश जी और रमेश जी के संग जो भी उनका आदेश संगठन के लिए होए, धार्मिक आयोजन के लिए होए, क्योंकि कैलाश जी रमेश जी तो आप जानते ही हैं कि धार्मिक आयोजन और बड़े बड़े आयोजनों के नाम पहचाने जाते हैं और पूरे देश में जाने जाते हैं बल्कि। तो उनके संग जुड़ गए। वो जहाँ भी रहते, जहाँ भी उनका आयोजन रहते, वहाँ उनके संग अपन पीछे खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर जो भी दायित्व देते वो करते थे जी। और उसी बीच अपना व्यापार भी करते थे। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे काम करके परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली और व्यापार भी संभाला। बिल्कुल, आपने सही बताया। लेकिन मुझे बहुत रोमांचित वो बातें कर रही जो आपकी माताजी सुशीला देवी यादव जी के बारे में आपने बताई कि आज वो अयोध्या देवी विजयवर्गीय जी का जो रामायण मंडल जो था, जिनके संस्कारों ने इतने बड़े लीडर पूरे देश को दिए। खास मैं बात करना चाहता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी की, और कहीं कहीं इतना सानिध्य उनका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे जब सुशीला देवी जी के बारे में आपने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बावजूद इसके शिव पुराण कितने बार कंठस्थ कर लिया, रामायण को कंठस्थ कर लिया, किस तरह उन्हें बताएंगे? मम्मी शुरू से रामायण मंडल से जुड़ी हुई। मेरा जन्म नंदानगर में हुआ और धार्मिक आयोजन में उनका आना जाना। बिल्कुल। मम्मी ने शुरू से पूरा मतलब महिला मंडल का आना जाना, उनके कार्य करने का तरीका भी ऐसा रहता था कि उनको नेतृत्व की भाभी जी आप जी। और कैलाश जी परिवार से तो हमारा शुरू से पारिवारिक ही संबंध रहा। बिल्कुल। और
शुरू में जब काकी जी ने और काका जी ने शुरू पहले रामायण चालू करी झंडा चौक के अंदर, उसमें भी मम्मी बाबूजी दोनों गए और जाकर पूरा रामायण शुरुआत रामायण की, मतलब वहाँ पे 24 घंटे की रामायण पाठ रखा था उन्होंने और वो वहाँ से शुरुआत करी। और आज मम्मी की 75 वर्ष की उम्र है माता जी की मेरे और उनकी दिनचर्या में बताऊँ आपको तो सवेरे 5 बजे उनका उठ जाना और 6:30 पौने 7 बजे तक तो मेरे घर भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो बकायदा पूजा करके और अपने राधा कृष्ण भगवान को स्नान करा के और 6:30 पौने 7 बजे तो वो मंदिर से उतर जाते हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है जो कि जीवन की दिशा देते हैं, कंठस्थ है उनको सुंदरकांड पाठ वगैरह रामायण वगैरह कंठस्थ है। उन्होंने 7 बार तो शिव पुराण इतनी मोटी होती है बोले है ना, वो पूरी पढ़ ली 7 बार। और उसमें शिव पुराण में ये कहा जाता है कि एक बार पढ़ने पर उस इंसान को मोक्ष मिलता है। उन्होंने 7 बार पढ़ा और माँ का मुझे माता जी का बड़ा आशीर्वाद है, उनके चरण स्पर्श करके आज मेरी 52 साल की उम्र है, तो चरण स्पर्श करके ही घर से निकलता हूँ, मेरा बिल्कुल सिद्धांत है ये। बहुत बड़ी बात है। और मेरे घर के पास ही एक पंडित जी रहते हैं, तो उनके भी मैं पैर छूता था, तो ऐसा वातावरण बना और वैसे भी वहाँ पर ऐसा सांस्कृतिक पारिवारिक वातावरण रहा कि जब मैं माता जी के पैर पड़ूं और पंडित जी के, तो बच्चे देख देख के जो छोटे छोटे बच्चे वो भी उनके पैर, और फिर बिगर बोले आज मेरी भी कंडीशन है कि जब मैं घर से मेरे बच्चे निकलते तो बोले दादी जी के और मम्मी पापा के पैर पड़ के निकलना, कोई भी कार्य करना। तो बिल्कुल सही कहा। मतलब मेरी तो जन्मदिन की भी बातचीत में बच्चों को ही समझाता हूँ कि बेटा जन्मदिन भी माँ बाप के पैर पड़ो, फिर घर में अभिषेक कर देते हैं भोलेनाथ का, फिर महाकाल चले गए, ये ऐसा जन्मदिन, ये एक संस्कार होते हैं। और कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले और हमारी जो पारंपरिक जो आदतें हैं, यूँ कहें ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बुरी आदतों से दूर रहता है इससे, क्योंकि जितना भी धर्म के प्रति हम आस्था व्यक्त करते हैं, हमको जो परिवार से संस्कार मिलते हैं, और सुभाष जी आप तो बहुत भाग्यशाली है जिनको इस तरह की एक माँ मिली हुई जो देवी स्वरूपा कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि इतना अध्यात्म मुझे लगता है सामान्य तौर पर देवी अहिल्या की नगरी में बहुत चुनिंदा, मुझे लगता है कि एकमात्र बिरली शख्सियत होगी आपकी माता जी सुशीला देवी, जो 75 साल की उम्र में भी शिव पुराण का लगातार अध्ययन कर रही, शिव पुराण जैसा महान ग्रंथ जो उन्हें कंठस्थ है। चलिए आध्यात्मिक बातें तो होती रहेगी, आपके राजनीतिक क्षेत्र की बात करना चाहेंगे क्योंकि इंटरव्यू आपका हो रहा है, लेकिन जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती मैं उस विषय को जरूर छेड़ता हूँ। आप राजनीति में कब आए, आपको कब ऐसा लगा कि राजनीति में, जिस तरह से आप शुरुआत से ही कैलाश विजयवर्गीय जी के सानिध्य में आ चुके थे, लेकिन सक्रिय राजनीति की बात की जाए तो, एक पद वाली राजनीति की बात की जाए तो वो कौन कौन से पद आपके पास रहे जिसका आपके पास जिम्मा रहा? आपके पास एक बहुत बड़ा पद भी रहा है जो आपको एक अच्छी और अमिट पहचान देता है, वो है शुक्ला क्षेत्र के व्यापारिक संगठन के बतौर अध्यक्ष, वो भी 2 दशक से भी अधिक, क्योंकि बहुत बड़ी बात, करीब 22 साल में जी अध्यक्ष रहा इसका जी। फिर हमारे कैलाश जी रमेश जी के नेतृत्व में पार्टी से जुड़ा, तो फिर मैंने व्यापारी एसोसिएशन का पद दूसरे को देकर उसको दूसरे को अध्यक्ष बनाया और मैं करीबन 25 साल से फिर पार्टी से जुड़ गया, भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने पर जहाँ भी कैलाश जी जो कार्य करें, भले धार्मिक आयोजन हो या संगठन के लिए कोई आंदोलन हो, क्योंकि शुरुआत में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हुआ करती थी और अपने लोग भी, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से विपक्ष में रह के आंदोलन करना, कभी पेट्रोल के लिए, कभी बिजली पानी के लिए, कभी व्यापारियों के लिए, कभी महंगाई के लिए और शहर के लिए काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं। तो जहाँ भी जो हमारे आदरणीय रमेश जी और कैलाश जी जो दिशा निर्देश देते थे उस पर हम जाके और उसके लिए हम खड़े हो जाते थे, भले जहाँ भी। आपको कैसा लगता है सुभाष जी, क्योंकि आप तो उस दौर के यहाँ के स्थापित लोग हैं, शुक्ला क्षेत्र के, आप कर्मस्थली भी आपकी यही है, एक एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी, चाहे बात हीरानगर थाने की हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड की मकानों की हो, सभी आपके सामने बने, आपके सामने रहवासी हैं एकत्र पे। किस तरह के आंदोलन आप इन लोगों के लिए करते थे, कितना फ़ायदा आप जैसे कृतित्ववान सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के कारण लाभ पहुँचा पाया? शुरू में ही मतलब ऐसा रहा कि मेरी जब 83 में दुकान डल गई तो ये हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी। बिल्कुल सही कहा। और हाउसिंग बोर्ड के मकान होने के वजह से काफ़ी बाद में फिर डीएम लवकुश सबरी बहुत सारी कॉलोनी का डेवलपमेंट बाद में हुआ। उस समय शुरू में पटवा जी मुख्यमंत्री थे और लवकुश का उद्घाटन भी
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा जी आए थे, उन्होंने ही यहाँ पर उद्घाटन करा। और छेदीलाल जी को भी वहाँ पर लवकुश में एक मकान दिया था, जो घटना घट गई थी। बिल्कुल सही कहा, धस्माना साहब वाली घटना। हाँ, और धस्माना साहब वाली, तो उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत पटवा जी, उन्होंने मकान दिया उनको। और उस समय जब शुरुआत में कैलाश जी 2 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़े, तो उस समय चुनाव के जनसंपर्क के समय लवकुश में एक मीटिंग हुई, उसमें भी उनके मुंह से घोषणा हुई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम ये जो आप लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत एक रूम किचन के मकान, गरीबों के मकान है, सबरी और लवकुश डीएम एक रूम के, सीडब्ल्यू बहुत मध्यम वर्गीय, मतलब बहुत ही मध्यम वर्गीय लोगों के मकान है ये। तो उनके लिए उनके मुंह से निकला कि हम ये ब्याज पूरा माफ कर देंगे। और तो फिर उनने भी जब ऐसा बोल के गए और सरकार भी बन गई आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो फिर उस समय फिर हम आंदोलन के रूप में, कैलाश जी बोलते थे आज इनको लेके आ जाना, फिर हाउसिंग बोर्ड जाना कभी आंदोलन के लिए, तो हम 100-100, 500-500, हजारों लोगों को लेके जाते थे। कभी भोपाल लेके जाना, फिर भोपाल ले जाके फिर उनकी चर्चा कराना। फिर कैलाश जी ने इसको जो 100% का जो ब्याज था, इसके लिए प्रस्ताव रखा कैबिनेट के अंदर। तो उस समय मुझे जानकारी में है, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू से लगा रहा इस 100% आंदोलन से जुड़ा रहा। तो हिम्मत कोठारी जी उस समय गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि रतलाम में भी अगर हो जाए, ये हाउसिंग बोर्ड के मकान है तो अच्छा रहेगा। उसी कैबिनेट में बाबूलाल जी गौर भी वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, उनने कहा भोपाल में भी। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, पूरे अगर ऐसा है तो इसको क्यों ना पूरे मध्य प्रदेश में कर दिया जाए। तो एक वो कैलाश जी के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई। हम लोगों को 2 नंबर से लोग लेके जाते थे, मतलब अपने लोग, उसको एक शुरुआत करी और उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिला। और वो भी कैलाश जी के माध्यम से। मेरे को बड़ा वो लगा, फिर कैलाश जी का पूरा बड़े स्तर पर नागरिक अभिनंदन हुआ यहाँ पर। और उसके बाद में जब वो महापौर भी बने, तो फिर हमने जन सहयोग करके सड़कें बनवाई, बहुत विकास करा, जिसका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक उनकी इंदौर शहर की फाइलें गई थी। आप बिल्कुल सही है ना। वो जब जन सहयोग करा तो उस समय भी फिर हम लोगों ने सहयोग करा, तो इकट्ठा कर पैसे देते थे जी। बाद में महापौर का कैलाश जी के महापौर कार्यकाल में इस पूरे शहर का विकास हुआ, और लोगों ने देखा भी विकास क्या होता है। बिल्कुल। जब कैलाश जी चुनाव जीते और जीतने के बाद 2 नंबर के अंदर मीटिंग हुई बापट चौराहे पर, पूरी 2 नंबर विधानसभा की महापौर बनने के बाद में 5 दिन बाद ही, तो कैलाश जी के शब्द थे ये कि मैंने एक बनिए के घर में जन्म जरूर लिया है, बाकी मैं शहर का विकास करके बताऊंगा, और विकास कैसा होता है ये इतिहास भी रच जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। और वो कहीं ना कहीं, और उन्होंने अमाउंट बताया कि आज मेरे निगम की आय 17 करोड़ है, 16-17 करोड़ रुपए। उसी एक साल में उसको उनने 70-80 करोड़ में बदल दिया। और उसके बाद तो जो फिर उनने शुरुआत करी, आज उनकी शुरुआत से और भारतीय जनता पार्टी की फिर बाद में भी आते गए, और शहर का विकास आज ये है कि चौका भी लगाया है और पंजा भी लगाएंगे शहर का। आज ये कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी ने विकास आप देख रहे हैं। झुंझारू प्रवृत्ति के संजय जी लगते हैं कई बार, सुभाष जी लगते हैं कई बार, कि इतना ज़्यादा कर्मठता, आपकी इतनी जीवटता, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से अपनी, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। जिस तरह से इंटरव्यू से पहले जब चर्चा हुई तो आपने कहा कि आपका रिश्ता तो बाबूलाल गौर साहब से भी करीब रहा, मदन सिंह यादव से भी करीब रहा, फिर राजनीति में इतना पिछड़ने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। जीवन का संघर्ष आर्थिक रूप से भी था मुझे जी। परिवार संभालना था, बड़ी बहन, फिर छोटी बहन, परिवार, अपन ने अपनी शादी करी, बच्चों की सब बहन की करी, छोटी बहन, 2 भाई, उनका सबको जब एक के बाद एक इतना करते गए और कोई गलत काम जीवन में ना करा, फिर इतने से उठ के अगर धीरे से ईमानदारी से उठना और ऊपर तक जाना, वो एक बहुत बड़ा वो रहा। और माँ बाप का आशीर्वाद रहा। आज आप रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में पहचाने जाते हैं। हाँ, आज मकानों को बनाना, गरीबों को आशियाना देना, उन्हें छत देना, कितना संतुष्टि देता है, किस तरह का काम काज है। क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि वाकई आज भले ही आपने कारोबार बढ़ा लिया, लेकिन आज भी आप जमीन पर हैं। उस कार्यकर्ता के लिए जो आप सा पहले भी था आज भी है, कितनी संतुष्टि देता है अच्छा काम करना। अब रियल एस्टेट में मैंने काम का सम करा, और काम करने पर हमेशा धर्म से भी जुड़ा रहा, और मानसिकता ही रही कि व्यापार के अंदर भी ऐसा पैसा कमाना है कि अगर 1 रुपये भी कमाएंगे
तो 20 पैसे 25 पैसे का अंश अपन धार्मिक और भगवान के आयोजनों के लिए निकालेंगे। तो हर साल मैं आपको मूल्य जी एक बात बताऊं कि अपने हाफिज के सामने यहीं पर मंदिर है, खड़ेश्वर महादेव ग्वाल भैरव मंदिर, रिक्शा स्टैंड, और हमारी पूरी टीम है, मैं उसका संयोजक हूँ। तो लगातार हम कथा कराते हैं वहाँ पर, और भगवत कथा, और भगवत कथा भी कब कराते हैं हम 24 मार्च से 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम कराते हैं, जिसमें जितने भी रिक्शा स्टैंड के रिक्शा चालक हैं सब वो बच्चे छोड़ते हैं, और उन दिनों उनकी बड़े स्कूलों में उसमें छुट्टी होती है। तो उस समय हमारी टीम 51 लड़कों की रहती है, और हम लगातार 24 तारीख को, मतलब हर वर्ष, मतलब इस बार 16वां वर्ष समाप्त होगा, 17वें वर्ष में हम करेंगे, और 24 दिसंबर को शुरुआत होती है, 30 दिसंबर को कम से कम 20-25 हज़ार लोगों का भंडारा होकर उसका समापन होता है। हमारे कैलाश जी रमेश जी भी आते हैं उसमें, और बाकायदा उनका आशीर्वाद रहता है, और हर वर्ष ही आते हैं हमारे कैलाश जी भी और रमेश जी भी। सुभाष जी, जिस तरह से आपके कृतित्व को लगातार जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोविड काल चल रहा है, किस तरह की सेवा रही है, खासतौर से पिछले 4-5 महीनों की बात की जाए, क्योंकि कोरोना काल में आप चूँकि इतने वर्षों बरस से लगातार जनता से जुड़े हुए, जनता की मदद कर रहे हैं, निर्धन परिवारों की कहीं ना कहीं पूरी संवेदनशीलता के साथ में आप उनकी भरसक मदद करने की कोशिश करते हैं, किस तरह का काम रहा है आपका कोरोना के दौरान? कोरोना के दौरान भी हमने 22 दिसंबर को घोषणा हुई, और 22 मार्च को, और 26 मार्च से हमने पूरी सब्जी वितरण हमने चालू करी। हमने 28 मार्च तक हमने करी, फिर 29-30 को हम रुके कि हमको ऐसा लगा कि शायद इससे पूर्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा। हमने हमारे कुछ माध्यम से 5-6 रोज बाद हमने फिर आटा, दाल, गेहूँ, क्योंकि वो पैकेट रोज और उसके बाद उसकी व्यवस्था और उसकी संतुष्टि हमको नहीं हो पा रही थी। अच्छा, सेवाकार का जो जज्बा था शुरू से, तो ऐसा था कि जब अपन ने 83 में साइकिल की दुकान डाली, तो उस समय पगडंडी हुआ करती थी ये लोगों के आने जाने की, तो उस समय से अपन ने प्याऊ चालू करी थी, और 29 सालों से। तो लगातार प्याऊ, आज हीरानगर थाने की बाउंड्री में महापौर बने जब कैलाश जी, तो बाउंड्री भी बन गई और पक्की प्याऊ भी बन गई थी। और वो लगातार पक्की प्याऊ के माध्यम से अपन एक बच्चे को रखते हैं 4 महीने के लिए, जिसकी तनख्वाह वगैरह जो भी 2500 रुपये या 3000 रुपये रहती है उसको दे के, और एक ठंडा जल उपलब्ध कराते हैं, कहने के पुण्य कमाने का और दशा को सुधारने। और लॉकडाउन में तो ऐसा रहा मूल्य जी, आपको मैं क्या बताऊं कि फिर हमने काफ़ी जगहों से गेहूं बुलवाए, पिसवाए, पैकेट बनाए, उसके अंदर हमने 5 किलो आटा, 3 किलो आलू, 2 किलो प्याज, दाल और शक्कर और नमक, 1 किलो तेल भी हमने रख के एक पैक। अच्छा, ये जो पैकेट्स थे ये आपकी ओर से? हाँ, शुरुआत हमारी ओर से हुआ, हमने हमारी जेब से बांटे, उसके बाद हमको हमारे विधायक रमेश जी मेंदोलन ने कुछ दिए, तो वो शायद निगम से आए थे, वो भी हमने पूरे सब ईमानदारी से वितरित कभी डरने लगा कोविड काल में कि संक्रमण इतना फैल रहा है, जिस तरह से सामान्य व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और ऐसे वक्त में आप जैसे कर्मवीर योद्धाओं ने कमान संभाली शहर की, इलाके के निर्धन परिवारों के, जिनको जरूरत थी 2 जून की रोटी की? डर तो लगता था जी, बाकी एक विचारधारा ऐसी कि काम करना है और सेवा करना, शुरू से जो बचपन से एक जिद रहती थी कि सेवा तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। सावधानी बरती, मार्क्स भी बांटे, फिर बाद में अखबारों में और आपके चैनलों के माध्यम से हमको पता पड़ा बाईपास पर इतनी खतरनाक पोजीशन थी कि लोग 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पैर में चप्पल भी नहीं, पीने को पानी नहीं। फिर उसकी शुरुआत भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी ने वहाँ पर व्यवस्था कराई, भोजन सब करवाया, चप्पलें बंटवाई, पानी की व्यवस्था करी, तो वो भी वहाँ पर हमने लोगों को दिया, तो इतना मन को सुकून लगता था। सावधानी जरूर रखते थे, हमने 2 नंबर विधानसभा में भी करा, 22 नंबर वार्ड में भी करा, बाईपास पे भी, मतलब सिर्फ सेवा करना है और भगवान का नाम लेके और माँ बाप का आशीर्वाद लेके हम चले जाते थे। और एक ही चीज़ दिखती थी कि जब हम हमारे कैलाश जी और रमेश जी को भी देखते थे, उनका सेवाकार का जज्बा, तो जब हम ये देखते थे हमारे से बड़ा जिसके पीछे हम खड़े हैं, या हमारे लिए वो भगवान ही है, वो तो बिल्कुल सही, दोनों के दोनों, तो उनके पीछे, और आज इतनी ऊंचाई पर है कि प्रदेश में देश के नेता हैं वो। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं जमीन पे है, और गरीबों के लिए, निर्धन परिवारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हमेशा वो खड़े दिखाई देते। काफी सम्मान भी हुए सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो, काफी परिचय सम्मेलन आपके यादव समाज में सक्रिय रहे, आप जन्माष्टमी के आयोजन में भी काफी करते हैं, किस तरह से जुड़े आप समाज के अंदर? हम
धन बल सबसे जुड़ना पड़ा, क्योंकि उनको भाई समाज को जब अपन कोई आगे करते हैं तो सबसे पहले हाथ अपने को ही आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हाथ भी आगे बढ़ाया, लोगों को लेके भी गए। हमारे समाज के लोगों ने जो शोभा यात्रा चालू करी उसका भी आज प्रदेश के अंदर नाम है, और भव्य शोभा यात्रा निकलती है। 25-30 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, और अच्छा काफ़ी सबको नेतृत्व मिलता है। हर वक्त किसी न किसी को संयोजक बनाकर उसको समाज की ओर से आगे बढ़ाने का उसका प्रयास करते हैं। और जहाँ भी कहीं कोई गरीब बच्ची है, अगर हमें जानकारी मिल जाए तो हम उसके लिए भी और शिक्षा के लिए भी धन से भी सहयोग करते हैं कि भाई कई गरीब बच्ची है, कोई ऐसा है तो उसको फिर हम सहयोग करेंगे, मतलब ये भाव रहते हैं हमारे। और हमको अगर कोई कमजोरी दिखे, हम कोई नहीं कर पाए तो हमारे परम आदरणीय वही कैलाश जी और रमेश जी को बता देते कि ये समस्या आई, आप करें तो वो खट से बोलते कि जाओ करो। आपके सम्मान भी मैं पूछना चाह रहा था कि आपका सम्मान हाल ही में भी हुआ है, किस तरह का सम्मान था, किस कृतित्व के बदले में आपको सम्मान मिले? मेरे को अभी ये लॉकडाउन में जो मैंने सेवा कार्य करा जी, और खाद्य सामग्री वितरण करी और पूरी जो सेवा करी बाईपास पर, समाज के लोगों को पूरे इंदौर शहर में दिया मैंने। बाकी ये जरूर है कि विधानसभा में और वार्ड में जरूर मेरे को जिम्मेदारी दी थी कि वार्ड में रहना, तो वार्ड के लिए काम करा। और मैं वार्ड 22 से काम करता हूँ, तो मैंने वार्ड 22 में जो भी गरीब बस्ती जहाँ जहाँ भी गई, जो लोग मेरे को परिचित, क्योंकि बहुत मेरा 35 साल 40 साल से यहाँ का रिश्ता है, तो वो जानते थे मुझे, तो मेरे करने आया। अच्छा, फिर अपन मंदिर पे भी आज 15-16 साल से हर गुरुवार खिचड़ी प्रसाद बंटवाते हैं जी। तो वो उनको जानकारी थी कि ये अपनी मदद करेंगे, तो काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो वो मुझसे उन्होंने जब डिमांड करी, मैंने भी अपनी तरफ से तन मन धन से करा। काफ़ी आप कृतित्ववान है, आपका कार्य जो है काफ़ी 3 दशक पुराना भी कहा जाता है, लेकिन आप जैसे कृतित्ववान लोग आज भी केवल संगठन स्तर पर काम करते हैं, सामाजिक स्तर पर काम करते हैं। कभी कभी आपके मन में ऐसा लगता है कि आपको ऐसे जनप्रतिनिधि भी दायित्व मिलना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ने की कोई कुलबुलाहट मनोमस्तिष्क में चलती है? हाँ, चलती तो है। बाकी ये भी रहता है कि जो भी करेंगे, हमारे परम आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी और हमारे क्षेत्र 2 के विधायक रमेश जी मेंदोला जो आदेश करेंगे, जो संगठन कहेगा, और हमारे लिए तो संगठन भी दोनों ही है बिल्कुल एक, मतलब, और दोनों का जो आदेश रहता है वो कोई भी आदेश हो सर्वमान्य है, उनका आदेश खाली नहीं जाता। मैंने तो सुभाष जी ये भी देखा है कि जब रमेश जी किसी को दायित्व देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति का भाग्योदय होने वाला है। आपको यदि वार्ड क्रमांक 22 में ये कहा गया है कि आप यहाँ के लोगों का ध्यान रखिए, यहाँ के ज़रूरतमंद को हर वो चीज़ें मुहैया कराए जिससे इनका जीवन स्तर सुधर सके, इसका मतलब ये है कि रमेश मेंदोला जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर का हिस्सा बने। आपने इतनी मुक्त कंठ के साथ में अपने कृतित्व को हमारे साथ बयां किया, अपनी माताजी के कृतित्व को बताया। हम काफ़ी आत्मविश्वास से भर गए कि आप जिस माँ के पुत्र है वो काफ़ी संस्कारवान है, कृतित्ववान है, अध्यात्म से ओतप्रोत है। आपका भविष्य काफ़ी स्वर्णिम है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, दीर्घायु रहे। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मोनू जी, आपका भी और आपके चैनल का भी।